दवाएं भी चल रही थी बट एंटी डिप्रेसेंट चल रहे थे मेरे उस टाइम पे। मैं अगर स्टेयर्स से ऊपर जा रहा हूँ, मैं 2 फ्लोर ऊपर चला गया और मेरी हार्ट बीट 50 से ऊपर नहीं जा रही है। हम्म। और बैठे बैठे मेरी हार्ट बीट 130 140 पहुंच जा रही थी। टाइम लगता है अच्छी चीजों में, एक स्कॉर्पियो को बनने में 6 घंटे लगते हैं। महिंद्रा बना देता 6 घंटे में, रोल्स रॉयस को तो टाइम लगता है ना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा। तो आज मेरे साथ है भव्य। भव्य की जो जर्नी है नीट की सिलेक्शन तक की जो जर्नी है वो काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग जर्नी है। तो आज भव्य से बात करेंगे, भव्य की जर्नी को जानेंगे। भव्य ने कौन कौन सी चीजें फेस करी हैं सिलेक्शन तक जाने के लिए, उन सब चीजों को समझेंगे। और आपके लिए काफी इंस्पायरिंग जर्नी होने वाली है ये, जिससे कि आपको काफी मोटिवेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भव्य, वेलकम टू दिस चैनल। आप अपना सबसे पहले एक बार इंट्रो थैंक यू सर। दे दो कि आप अपने बारे में हेलो सर। थोड़ा सा। हाँ जी। हेलो सर। मैं भव्य जादौन हूँ, हाथरस से। अभी मैंने नीट 2022 में मतलब 615 स्कोर किया। और अभी कॉलेज मिल चुका है, सारी चीजें सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा कॉलेज मिला तुमको अभी? जी सर, मेरी मतलब चॉइस में था कि मुझे देवरिया लेना है, वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी हैं, मतलब यहाँ पे और भी चीजें थी जो मैंने पता की थी, तो वहाँ पे मैं 100% दे सकता हूँ ये सोच के फिर मैंने वही सेलेक्ट किया, वही चॉइस रखी और वही मिल गया। तो भव्य, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी से। तुम्हारी मतलब तुमने ट्वेल्थ कब पास की, मतलब कब तुम्हारे दिमाग में आया कि मुझे नीट के लिए या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है? सर, जब 10th के बाद डिसाइड हुआ था कि 12th 11th में लेना क्या है, बायो लेनी है या फिर मैथ्स लेना है, उसी दिन डिसाइड हो गया था कि बनना तो डॉक्टर ही है। तो जिस और दिन। उसके लिए बस बायो लेनी है। 11th हाँ के स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि अब बस एमबीबीएस करनी है। और एआईपीएमटी होता था उस टाइम पे, तो ये था हाँ कि हाँ। एआईपीएमटी क्रैक करके और बस एडमिशन लेना है और डॉक्टर ही बनना है। तो ट्वेल्थ कब पास करी तुमने, ट्वेल्थ का एग्जाम कब पास करा था? जी बस ये 2014 में, 14 में ट्वेल्थ पास 2014 की में थी। तुमने ट्वेल्थ का एग्जाम पास करा था। जी बस। तो 2014 में ट्वेल्थ पास करने के बाद में प्रिपरेशन नीट के लिए कब स्टार्ट करी थी? मैंने फर्स्ट टाइम एलन से कोचिंग ली थी 15 में। लेकिन हाँ वहाँ हाँ। पे थोड़ी दिक्कतें थी, पानी वानी का इशू था। तो इस वजह से फिर वहाँ पे चीज़ें भी ठीक से नहीं हो पाई और फिर मुझे दिल्ली आना पड़ा, आकाश में। अच्छा, तो दिल्ली आकाश में और आके उस प्रिपरेशन करी फिर? हाँ जी जी बॉस। उसके बाद आकाश में मैंने 3 साल कोचिंग ली, 2 साल कोचिंग ली, 1 साल फिर मैंने सिर्फ फिजिक्स ज्वाइन किया था। बट वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। एट लास्ट मतलब मेरे 390 कुछ मार्क्स आए थे हम्म। आकाश से करके। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा दिल्ली में रह के आकाश से कोचिंग करके मुझे नहीं लगता नीट निकाल पाऊंगा, कट ऑफ ऊपर जाती जा रही थी। तो मैं 18 में फिर दोबारा से एलन गया, कोटा वापस। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, हेल्थ का भी देख लेंगे जैसे भी रहेगा, और करना तो वहीं पे जाके है। फिर वहाँ पे तैयारी की, वहाँ पे 1 साल के लिए एलन लिया। उसके बाद जो मार्क्स आए वो थे 530 कुछ थे। लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था 530 के आसपास ही। तो मुझे ये था कि यार यूपी में कॉलेज मिल जाएगा, बट कट ऑफ ऊपर चला गया, 570 चला गया, तो कॉलेज नहीं मिला। फिर कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर दोबारा से फिर कोचिंग करनी थी। फिर उसके बाद जी में बस। ये कौन से ईयर की बात आ रहे हो तुम, 2017 की? नहीं जी बॉस, 18 19 सेशन की। 18 18 में 19? एडमिशन लिया मैंने, 19, हाँ 19 में जो एग्जाम दिया था, तो 19 में मेरे 530 कुछ मार्क्स आए थे। फिर उसके बाद में जब 19 में नहीं हुआ तो फिर 20 का क्या, मतलब कहाँ से कोचिंग करी, 20, 21 और 22? फिर 20 20 का ये था कि मैंने सोचा कि मैं एलन से कर लेता हूँ। बट मेरे पास नोट्स सारे थे, क्लासेस मैंने रेगुलर ली थी, तो मुझे नहीं लगा कि कोई ज़रूरत है, तो सिर्फ एक टेस्ट सीरीज ली और फिर दोबारा से प्रिपेयर किया हम्म। 20 के लिए। बट उस टाइम पे फिर वो रहा, आगे चल के कोरोना वगैरह के भी आ गया, ये सारी चीज़ें रही। तो चीज़ें ठीक से हो नहीं पाई, मतलब ये था कि यार टाइम मिलेगा, टाइम मिलेगा, पेपर पोस्टपोन हो जाएगा। उस टाइम पे ये था कि यार पेपर पोस्टपोन हो जाएगा फिर पढ़ लेंगे, फिर पोस्टपोन हो जाएगा फिर पढ़ लेंगे। तो उस चक्कर में मतलब इतना बेटर नहीं हो पाया, और एट लास्ट फिर 2022 में वो सॉरी 2020 में मेरे 565 मार्क्स आए। फाइव और सिक्सटी फिर सिलेक्शन हो गया। जी बॉस। फिर जब कंटिन्यूअसली इतने फेलियर देख मिल रहे थे लाइफ में, 14 से लेके 20 तक,
फिर मतलब वो वाली हिम्मत वापस से जनरेट करना कि अपन सेम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, और फिर डिपेंड तो वही 3 घंटों के ऊपर होने वाला है। पूरे इतने साल की मेहनत जी बॉस। पे ही डिपेंडेंट है उसमें। 3 घंटे आपके अच्छे जाते हैं तो आपका सिलेक्शन है, नहीं तो फिर वापस से 1 साल गई, खराब हो गई। तो बार बार खुद जी को बॉस। मोटिवेट करना, इसके लिए मतलब इतनी मोटिवेशन कहाँ से आ रही थी कि बार बार एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे? बॉस उसके दो तीन रीजन थे। जैसे पहला रीजन था कि 17 में मेरे छोटे भाई का सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, उसको छोटे मिला था जीएसवीएम भाई। कानपुर। हाँ 17 में सिलेक्शन हो गया था। तो उसको जीएसवीएम कानपुर मिल गया था, तो एक मतलब ये रहता था कि यार टेंशन नहीं रहती थी, ये रहता था कि भाई पहुंच गया है कॉलेज, मुझे और पहुंचना है, सब कुछ सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने लोग बोलते थे कि यार छोटा भाई। प्रेशर की जगह जी बॉस। मोटिवेशन दिया, एज एन जी मोटिवेशन। बॉस, भाई तो मेरा ही है ना। हाँ हाँ। अगर मेरा भाई कुछ करता है तो उसमें तो मेरे लिए अच्छा है। हाँ अगर हाँ। कोई मेरा कोई दुश्मन अगर कुछ प्रोग्रेस कर रहा है तब भी मुझे ये सोचना चाहिए कर रहा है उसे करने दो। बट अगर मेरा ही भाई कर रहा है कुछ ऐसा, तो फिर तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। तो एग्जैक्ट। मोटिवेशन इतना मिलता था कि टेंशन ही नहीं रहती थी, ये रहता था कि यार जब मेरा भाई पहुंच गया है, मुझे और पहुंचना है, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हाँ मेरे हाँ। पास गाइडेंस भी था, सब कुछ था, छोटा भाई भी गाइड कर सकता है। हाँ हाँ। हाँ तो वो चीजें थी। तो उसका 17 में हो गया था, उसके 600 मार्क्स आए थे, तो उसको जीएससीएम कानपुर में रहा था, अच्छा। यूपी का ही। तो जी फिर बस। 2020 के उसके बाद बाद जर्नी अब बताओ। 2020 में मुझे दो ऑप्शन मिले कि या तो मैं कोचिंग करूं और या फिर मैं फॉरेन चला जाऊं, मतलब रशिया वगैरह से कर लूं। यही ऑप्शन मेरे सबसे छोटे वाले भाई को मिला, जैसे हम तीन भाई हैं तो उसे ऑप्शन मिला ये, क्योंकि वो ये कह रहा था कि जब भैया का नहीं हुआ तो मैं कैसे करूंगा, इतना टफ एग्जाम है ये वो, तो उसे टेंशन लगी थोड़ी, तो डैडी ने कहा ठीक है तू चला जा। तो उसको भी रशिया भेज दिया 2022 में। मैंने कहा नहीं मैं यहीं से करूंगा, मैंने कहा अब इतना टाइम हो गया, करना तो है, एमबीबीएस ही करना है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और था कि मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था। बैकअप हमेशा बॉस हमें ना वीक बना देता है। तुमने हमें कोई रहता है ना मतलब जहां भी हमें प्रेशर किसी आता और है। कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, बीएससी वगैरह इनमें कभी कोई एडमिशन नहीं लिया नहीं ऐसा? बॉस, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि यार बीएससी में ले लेते हैं, बीएससी कर लेंगे अगर नीट नहीं हुआ तो। लेकिन जब लाइफ एक मिली है बॉस, तो फिर चीजें फिर ऐसी करो ना जिससे कि कभी मुड़ के पीछे देखो तो ये लगे कि यार कुछ तो अचीव किया है हमने, यहाँ पे यार ये कुछ चीज तो ऐसा करना चाहिए। बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट है जो एक ड्रॉप में नहीं होता, फिर सेकंड ड्रॉप में प्रिपरेशन करते हैं पर साथ में बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं भी उनको सेम चीज, बस गलती वही है। जैसे मैंने भी जी मेरा बॉस। थर्ड अटेम्प्ट में हुआ था, तो मैंने भी सेम चीज, मेरे को भी फॉलो करने के लिए कुछ लोगों ने बोला था, पर मैंने भी सेम चीज करी कि यार जब आप प्रिपरेशन ही नीट की कर रहे हो तो फिर एक्सक्यूज क्यों दो दिमाग को, आप ब्रेन को एक तरीके से फ्री कर रहे हो, ये आपको ब्रेन को ऑप्शन दे रहे हो कि आप फिर, वो प्रेशर रहना भी जरूरी है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो दूसरे पे जाना ही नहीं है। तो ये वाली चीज बस तुमने, जब जी बस। जी बस। तो इतने साल तक यार मतलब मैंने वो फेस नहीं करा इतने साल तक। शायद मैं भी ज्वाइन कर लेता बीएससी इतने साल तक, अगर हो रहा होता, चीजें खराब हो रही होती इस चीज में। तो मतलब ये चीज बहुत ही वो सही थी यार कि तुमने कोई और कोर्स ज्वाइन नहीं करा, तो शायद इसी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन हो पाया लास्ट में जाके, एंड एट द एंड ऑफ दिस जर्नी सेलेक्ट हो पाए तुम। बस मुझे ना ऐसा लगता है जैसे बैकअप हमेशा हमें वीक बनाता है। अगर हाँ। हमारे पास बैकअप है तो जब हमें स्ट्रेस आएगा, जिसके लिए जिस चीज के लिए हम बने हैं उससे रिगार्डिंग अगर हमें स्ट्रेस आएगा, हम बैकअप को देख के उस स्ट्रेस को साइड में रख देंगे। जब तक इस चीज का स्ट्रेस लेंगे ही नहीं हम तो उस पर काम करेंगे ही नहीं। अगर एग्जाम की डेट ना पता हो तो हम पढ़ते ही नहीं है। तो अगर आपके पास बैकअप है तो आपको टेंशन क्या रहेगी, यही रहेगा कि यार कोई नहीं इसमें नहीं होगा तो बीएससी है। जब भी मुझे टेंशन होती तो मुझे लगता है कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लोग बीएससी कर लेते हैं ये कर लेते हैं। फिर मैं सोचता चलो ठीक है बीएससी कर भी लूंगा तो क्या, एट लास्ट बनना तो डॉक्टर ही है, वो डिग्री रखी रहेगी वो भी किसी काम की नहीं। तो उधर अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करना ज्यादा गलत है। ये 100% हम तभी दे सकते हैं जब बैकअप ना हो। जैसे ये जो फेज था प्रिपरेशन का 2014 से 2022 तक, इसमें बहुत सारे लो जी फेजेस भी बॉस। देखे होंगे तुमने, बहुत सारी खराब चीजें भी हुई होंगी, तो उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ सब। मतलब इस जर्नी का फाइनल आउटपुट देखते हैं, एक्चुअल में जो जर्नी जीता है, जो फील करता है, वो ही जानता है उसके स्ट्रगल्स को। तो जो लो पॉइंट्स है जी उनके बॉस। बारे में थोड़ा सा बताओ। बॉस जो लो वाला जो सीन था वो स्टार्ट हुआ था 2020 के बाद ही। 2022 में 2020 में मैंने एग्जाम दिया
और 565 मार्क्स आए तो कॉन्फिडेंस आया। बट कभी कभी होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेड, जिन्हें हम हैंडल नहीं कर पाते। मतलब हम्म। पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं, फैमिली से रिलेटेड होती हैं, या किसी और चीज से रिलेटेड होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ जो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो। तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बट मुझे जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे सफदरजंग में सुमित है मेरा दोस्त, तो उसने बोला कि तू समझ नहीं पा रहा है, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। मैंने कहा यार हो सकता है, मैं टेंशन ले रहा था उस टाइम पे बहुत। तो उसने मुझे वहीं पे दिखाया सफदरजंग में। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हाँ ये चीज तो है। उनने पूरी फाइल वाइल बनाई, सारी स्टोरी पूछी मेरे से कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, किस वजह से इतनी टेंशन है। तो उनने बोला, मुझे सजेस्ट किया कि काम करो, आप ना थोड़ा ट्रैवल करो। ट्रैवल करोगे तो चीजें अच्छी होंगी, इन सब चीजों से बाहर निकलोगे। हम्म। तो निकल गए हम ट्रैवलिंग पे। और हमने बस ये सोच लिया कि अब जहाँ जहाँ घूमने जा सकते हैं वहां वहां घूमना है। घर से पैसे ना मिले तो स्टॉक मार्केट था अपने पास, वहां से पैसे आ रहे थे। उस टाइम पे मार्केट अच्छा चल रहा था, तो डेली का इनकम भी होती थी। और फिर ठीक है, चीजें ठीक हो जाएंगी। बट बॉस, दवाएं भी चल रही थी, बट एंटी डिप्रेसेंट चल रहे थे मेरे उस टाइम पे। एक दिन हम एक होटल में रुके हुए थे, मैं सो के उठा, तो मैं अपना हाथ उठा रहा था बेड से, वो उठ नहीं रहा था। तो मुझे लगा यार कुछ तो गलत है। मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा ठीक से। चाय का कप उठाया तो चाय का कप नहीं उठा पा रहा, मतलब कोऑर्डिनेशन खराब हो चुका था। तुरंत ही फिर हम दिल्ली आए, इमरजेंसी में एडमिट कराया कि क्या दिक्कत है कैसे है। फिर पता चला कि पीएमए डाउन हो गया था, साइकोमोटर रिटार्डेशन जैसा हो गया था। और ब्रेन में सेरोटोनिन और ये जो आपका डोपामिन, इनके लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे थे बहुत ज्यादा। मतलब मैं अगर स्टेयर्स से ऊपर जा रहा हूँ, मैं 2 फ्लोर ऊपर चला गया और मेरी हार्ट बीट 50 से ऊपर नहीं जा रही है। हम्म। और बैठे बैठे मेरी हार्ट बीट 130 140 पहुंच जा रही थी। तो ऐसी चीजें हो रही थी। तो उसके बाद लगा कि यार अब मुश्किल है, पढ़ाई करना अब तो पॉसिबल नहीं है। करीब 5 महीने के करीब थे उस टाइम पे, नीट में 5 6 महीने के करीब थे। तो फिर ट्रीटमेंट चला मेरा, करीब 3 महीने तक दवाएं चली। ऐसा था कि मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाता था, आपसे बात कर रहा हूँ अभी तो बेहोश हो जाऊं, कुछ नहीं पता। बट करीब एग्जाम से 2 महीने पहले ऐसा कुछ हुआ, जैसे होता है ना भगवान हमें सिग्नल देते हैं, हमें वो पकड़ना होता है बस। हम्म। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि एक दिन मैंने, मेरा प्रॉफिट चल रहा था स्टॉक मार्केट में, और करीब 3 4 लाख में मैंने 18 लाख के शेयर खरीद रखे थे। और उस पे स्टॉप लॉस वगैरह सब लगा रखा था। लेकिन जो चीजें होनी होती हैं हमें सिखाने के लिए, वो जरूर होती हैं। हमें बस देखना होता है कि हुआ क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें हमारा अच्छा क्या था। तो उसमें क्या हुआ कि मैं करीब 2 ढाई बजे के करीब बेहोश हो गया। और 5 बजे जब उठा तो देखा कि उसमें 1,32,000 का नेगेटिव था। मतलब सिंगल डे लॉस था, जो कि 15,000 प्रॉफिट चल रहा था, सिंगल डे प्रॉफिट, वो 1,32,000 लॉस में दिखाने लग गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उस लॉस को रिकवर करूं, कि भाई 1 लाख से ज्यादा का लॉस है तो इसको रिकवर करते हैं। एक दूसरा ऑप्शन था कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसे सर्कमस्टांसेस मतलब परफेक्ट ऐसे कैसे बन गए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, मार्केट प्राइस पे शेयर बिक गए सारे, कोई बायर भी नहीं था, जो कि कभी नहीं होता है। तो कुछ तो है। तो उस टाइम पे लगा कि यार भगवान को सिग्नल दे रहे हैं और मुझे पकड़ना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। और उससे कुछ 3 4 दिन पहले डॉक्टर्स ने बोला था कि ये ठीक नहीं होगा, और इसको मैक्सिमम डोज हम दे चुके हैं एंटी डिप्रेसेंट्स के लिए, ये बंदा खुद ही ठीक हो सकता है। तो सुमित ने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसी बात है, और खुद ही ठीक हो सकता है, तो खुद ही कर सकता है। मुझे तो बताया भी नहीं, डॉक्टर्स ने उसे बताया। तो मैंने कहा यार जब खुद कर सकते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं 2 दिन बाद ही या फिर अगले दिन अपना कपड़े लेके कोटा चला गया। मैं कोटा से कभी भी अपनी बुक्स वापस नहीं लाया था जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था, वहीं छोड़ आता था। मैं किसी दोस्त के पास रखा था। मैंने कहा यार निकालना तो नीट है, और एट लास्ट हमें एमबीबीएस करनी है, तो ये किताबें ले जाके क्या करेंगे, ये तो सब कुछ है। और घर पे ले जाना लाना बार बार, और आना यहीं पे है वापस। कहीं और जाना होगा तो यहाँ से ले जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो बस मैं कोटा चला गया फिर। उस टाइम पे करीब 2 महीने थे एग्जाम में, पढ़ाई की अच्छे से। और जो दवाएं मुझे 3 महीने में जो छोड़नी थी, जो डॉक्टर्स ने बोला था कि धीरे धीरे करके बंद करेंगे, मैंने 2 3 दिन के अंदर सारी बंद कर दी। और हम्म। जो होता है ना कि अगर हम खुद के ब्रेन में अगर सोच लें, तो ना तो हमें किसी एंटी डिप्रेसेंट की जरूरत पड़ती, ना किसी दवा की जरूरत पड़ती, ना हमें डिप्रेशन होता। कुछ भी नहीं होता। जब तक हम खुद अपने आप को वीक नहीं बनाते, तब तक हम वीक हो ही नहीं सकते। हमें खुद को स्ट्रांग बनाना होता है।
तो वहां पे वही चीजें हुई, एक टेस्ट सीरीज ली और पढ़ाई की, फिर नीट हुआ, 594 मार्क्स आए बॉस। तो ये लगा कि यार अब सिलेक्शन हो जाएगा, अब टेंशन नहीं है कोई, वो सारी टेंशन खत्म, और सीट्स बढ़ रही हैं तो कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी चीजें वैसे नहीं होती जो हम सोचते हैं। 95% चीजें तो अपने अकॉर्डिंग चलती हैं, बाकी 5% हमारे हिसाब से होती हैं बस। तो उसमें क्या था कि इतना सब होने के बाद ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ गई 595, मेरे 594 मार्क्स थे। तो वहां तो मैं दुआ कर रहा था कि यार मुझे कॉलेज ना मिले कैसे भी करके, क्योंकि मैं अगर साउथ में चला गया तो मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। और जिस चीज के लिए आज तक इतनी मेहनत की है, फिर 100% ना दे पाओ आगे चल के, बस एक ये है कि हाँ सिलेक्शन हो गया, कॉलेज मिल गया है, एमबीबीएस कर लेंगे बस, तो वो चीज रहेगी। लेकिन हाँ, यूपी में मैं चाहता था कि यूपी में कॉलेज मिल जाए, वहां पे मिला नहीं। मेरे से जस्ट आगे वाले जो रैंक का बच्चा था उसे कॉलेज मिल गया। गर्ल्स कैटेगरी से मेरे पीछे जो दो गर्ल्स की रैंक थी, उनको भी कॉलेज मिल गया, लेकिन मुझे अलॉट नहीं हुआ। और उस टाइम पे करीब 2.5 महीने के करीब बचा था नीट में, 2.5 मंथ थे, क्योंकि ये आपका 30 अप्रैल के करीब हुआ था एक्सटेंडेड मॉपअप यूपी का। और जब तक मॉपअप नहीं है तब तक पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट की नहीं कुछ। सबको ये था कि कॉलेज दिला ही देंगे, या नहीं मिलेगा तो प्राइवेट दिला देंगे, कुछ ना कुछ दिला ही देंगे, मतलब ऐसे नहीं अब दोबारा से कोचिंग नहीं कराएंगे। तो पेरेंट्स भी इस चीज के सपोर्ट में नहीं थे, बोले कि नहीं बीडीएस में दिला देंगे, किसी में दिला देंगे, हमेशा मतलब हर चीज में सपोर्ट किया, लेकिन उस टाइम पे बोले कि इस बार कॉलेज दिला देंगे चाहे हमें प्राइवेट दिलाना पड़े, लेकिन कोचिंग नहीं कराएंगे, या फिर साल, एक और साल नहीं। क्योंकि उन्हें लगता था कि यार कहीं मतलब कुछ ये उल्टा सीधा ना कर ले, पेरेंट्स के दिमाग में आ जाता है ना कि यार इतना स्ट्रेस लेता है बच्चा तो कुछ गलत ना हो जाए, सबको डर रहता है। तो मैंने समझाया कि नहीं, मैं कर लूंगा, और अभी अगर 594 आ गए हैं तो आ जाएंगे आगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बॉस सीन ये हुआ कि फिर से कुछ चीजें ऐसी हुई जिस वजह से पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन एक दिन मेरा एक दोस्त आता है, नितिन नाम का, वो बोलता है कि भाई 45 दिन बचे हैं नीट में। बड़ा खुश होता हुआ आता है एकदम, वो तो 45 दिन बचे हैं बस नीट में, और अब बस 45 दिन पढ़ाई करनी है, अब कोई टेंशन नहीं, 45 दिन बाद कॉलेज में होंगे। तो मुझे वो चीज एकदम से ट्रिगर कर गई, मैंने कहा यार 45 दिन बचे हैं नीट में, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मुझे तो पढ़ना चाहिए। मैंने कहा ऐसे कैसे लापरवाही कर सकता हूँ, मैं इतना तो नहीं पढ़ रहा, और करीब 7-8 महीने से मैंने बुक्स उठा के नहीं देखी थी। पिछली बार जब नीट दिया था उसके बाद बुक्स ही नहीं उठाई, सारी चीजें नहीं, 45 डेज बचे हैं, सिलेक्शन कराना ही है। पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कोचिंग कर रहे हो या फिर तैयारी कर रहे हो, कोचिंग भी नहीं कर सकते, टेस्ट सीरीज भी पूरी नहीं दे सकते। जब 45 डेज बचे हैं उसमें कितनी टेस्ट दे लोगे। हाँ हाँ। तो बस उसके बाद स्टार्ट किया, 45 डेज मतलब ऐसे लगता है कि नहीं पढ़ सकते 18 घंटे, लेकिन हाँ 17-17, 18-18 घंटे में पढ़ा डेली। और एट लास्ट फिर नीट में जो 2022 में दिया तो 615 मार्क्स आए। उसमें भी ये हुआ कि जिस दिन मैं एग्जाम दे के आया, तो भाई ने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मेरे बन रहे थे 601। तो बोलता है कि यार मैंने, तेरे मार्क्स बढ़ गए हैं पिछली बार से, कम तो नहीं हुए, कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे खुशी भी थी, थोड़ा दुख भी था, मैंने कहा यार थोड़े से और ज्यादा आ जाते, या तो कम ही रह जाते या फिर थोड़े और ज्यादा आ जाते। बोलता है कि एक बार और चेक करता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा मत कर, और कम हो जाएंगे यार, रहने दे अभी, कुछ मत कर। मैंने कहा अभी थोड़ी देर की खुशी है, मैंने कहा मैं कोटा पहुंच जाता हूँ, जयपुर सेंटर था, तो मैंने कहा मैं कोटा पहुंच जाता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो वो नहीं माना, वो बस स्टैंड पे, वो वहां से कानपुर जा रहा था, तो वहां पे बस स्टैंड पे ही वो बैठ के और चेक करने लग गया। फिर उसने दोबारा से चेक किए तो देखा कि 621 बन रहा है, मतलब 20 मार्क्स का उसमें डिफरेंस आ रहा था, उसने गलत कैलकुलेट कर लिए थे। तो बोलता है कि भैया 621 बन रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है। फिर फाइनली जो आंसर की वगैरह आई उसके अकॉर्डिंग 615 मार्क्स आए। तो लगा कि अब टेंशन नहीं है, अब आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज जाना है। लेकिन हाँ अभी तो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी कॉलेज आने से पहले, जब कंफर्म हो गया था। लेकिन जब 594 थे और मेरा कंफर्म नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने हार्ट की एनाटॉमी निपटा दी थी मैंने से। मैंने कहा यार कॉलेज जाके पढ़ना है, कुछ भी करना है, लेकिन नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये था कि एक ना एक दिन तो होगा, कभी तो होगा। तो यार इतने लो फेज देखे लाइफ में तो, मतलब बेसिकली जो लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप के बाद में ऐसे फील करते हैं उनके साथ बहुत गलत हो गया लाइफ में, मतलब ऐसा लगता है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो स्पेशली ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स हैं? क्योंकि नीट आपको बार बार मौका देता है एग्जाम देने का, एडवांस जेई एडवांस तो है नहीं कि लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं आप बाहर हो जाओ।
कुछ और करो। यहाँ पे एक दलदल है जिसमें हर बच्चा निकलना भी नहीं चाहता और एग्जाम भी देता है तो प्रेशर के साथ देता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? बस नीट की ना सबसे अच्छी बात ये है कि आप बार बार दे सकते हो, पहली चीज। और दूसरा, जो लोग ये सोचते हैं कि यार एक अटेम्प्ट दिया, 2 साल हो गए, 2 साल बर्बाद हो गए, बर्बाद कहाँ हो गए? आपको पता है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? आप 50 साल जियो या 60 साल जियो। बर्बाद तो तब होते हैं जब आपने कुछ किया ही नहीं उसमें। आपने अपना 100% दिया, उसके आगे क्या होता है वो दूसरी चीज है। बाकी आप अगर ये कंपेयर करो कि यार एक साल में हम कितना पैसा कमा लेते या क्या कर लेते, तो पहले तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मतलब हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप सोचते भी हो तो एक प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 करोड़ से कम नहीं है। हाँ। मतलब अगर आपने 5 साल भी ड्रॉप किया है तो आपने 20 लाख हर साल बचा लिए अपने। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऐसा है कि प्रोफेशन की आप स्टार्टिंग से ही 20 लाख पर ईयर सेव करके चल सकते हो? कोई है ही नहीं। तो आपने तो एक साल बर्बाद नहीं किया, आपने 20 लाख कमाए। अगर आपने 3 साल में निकाला तो आपने 30 लाख हर साल बचाए हैं अपने। क्योंकि उस जो आप करने जा रहे हो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 करोड़ से ऊपर है। तो उसमें तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि एक ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए। अब मेरे तो 8 ड्रॉप हैं आज। बोलना नहीं चाहिए बट ये फैक्ट है कि मुझे लगता है कि 8 ड्रॉप के बाद अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है, मेरे साथ और भी बच्चे हैं जिनके साथ साथ 8 8 ड्रॉप हैं, इसी कॉलेज में हैं। और लोग बोलते हैं कि लड़कियां नहीं देती इतने टाइम तक, या फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल है कि 8 साल बाद किसी लड़की का सिलेक्शन हुआ है, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। तो वो चीजें हैं। तो आज की डेट में जो बंदा एमएससी करके बैठा है उसकी वैल्यू ज्यादा है या फिर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की वैल्यू ज्यादा है? जो ये बोलने वाले खुद ही सोच लें। मतलब मैं किसी को नहीं बता रहा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, कि खुद सोच के देखें एक बार। कोई भी अगर ये बोलता है कि यार 2 साल बर्बाद हो गए, तो ये सोच के देख लें कि उन्हें 4 साल बाद अगर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है उसकी वैल्यू ज्यादा है, या फिर उनकी एमएससी की डिग्री उन्हें मिल जाती है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता सही है कि 2 साल हो गए कुछ भी नहीं है। वो मायने ही नहीं रखता। अगर आप एट लास्ट अगर आप पहुंच गए तो पहुंच गए बस। तो भव्य, तुमको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग मतलब नेगेटिव कमेंट्स करने वाले भी लोग होते हैं कि मतलब इतना टाइम लिया तो ये वर्थ इट नहीं है उनके हिसाब से? जो लोग इस फील्ड में नहीं है वो लोग बोलते हैं, स्पेशली जो एमबीबीएस कर रहा होगा, जो जानता है इस फील्ड को, वो कभी भी नहीं बोलेगा। तो उन लोगों के लिए तुम क्या जी मैसेज बस। चाहोगे, जो उन स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन करते हैं उनको नेगेटिव करते हैं, या फिर जो अचीव करता है कोई स्टूडेंट, क्योंकि उसको ही पता है उसका स्ट्रगल, हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल जी जर्नी, बस। तो उसी को पता है वो स्ट्रगल, तो उसको स्ट्रगल को या फिर सक्सेस को कम करने के लिए बोलते हैं कि इससे बेटर है कुछ और ही कर लेता। तो उन लोगों के लिए तुम क्या जी बोलना बस। बस ऐसे लोगों का तो कुछ ऐसा है कि अगर मतलब रेंडमनेस ना हो ना तो दुनिया ही ना चले हमारी। अगर ये ऐसे लोग ना हो तो बस आपको कौन वैल्यू देगा? तो वाली बात है, अच्छे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब सारे ही अच्छे हो जाएंगे तो फिर अच्छे कहाँ से आएंगे? सारी चीजें कंपेरेटिव है। तो ये बस इसीलिए है कि हमें ये पता चल सके कि अच्छे कौन है या फिर ऐसे लोग कौन है जो नेगेटिव लोगों को बता सकते हैं। और दूसरी चीज, इस प्रोफेशन में ऐसा है कि आप अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहे हो कि नहीं भाई हमें कुछ अच्छा करना है, लोगों की हेल्प करनी है, तो कोई दूसरा प्रोफेशन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकता है कि आप 200 300 लोगों की डेली मदद कर सको। कोई भी नहीं है। आप 200 लोगों को खाना खिला सकते हो डेली, बट आप उनकी जान नहीं बचा सकते। आपके पास पैसा है ना, कितना भी पैसा है आपके पास, आप उनकी जान नहीं बचा सकते। अगर आपको उनकी जान बचानी है तो आपको डॉक्टर बनना पड़े। तो मैं तो ये, अगर हाँ, कंप्लीट करो, तुम जी कंप्लीट। बॉस। जी बॉस, तो अगर ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको बिना कुछ किए, आप खुद के बल पे खुद मेहनत करके, और 100 लोगों की जान, एक महीने में भी ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं जिनकी आप जान बचा सकते हो या फिर जिनको ठीक कर सकते हो, या जिनके चेहरे पे स्माइल ला सकते हो, तो उससे अच्छे प्रोफेशन क्या है? उसके लिए कितना भी टाइम लगे बॉस, सब चलेगा। तो टाइम की वैल्यू ठीक है होती है, बट जो जिस लिए हम यहाँ पे आए हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है शायद। ठीक है। तो जैसे कि इतने साल प्रिपरेशन में जो लास्ट का साल था जिस साल सिलेक्शन हुआ, उसमें क्या डिफरेंस था और सालों की तुलना में? कुछ ऐसा डिफरेंशिएटिंग चीज तो होगी ना कि तुम बता सको कि ये मैंने जी चीज बस। जिससे मेरा मेन सिलेक्शन का जो रीजन है वो ये वाली चीज है, जो मैंने चेंजेस करे ये वाले।
बस एक तो ये था कि जैसे एग्जाम आता है तो हम एग्जाम आता है उस टाइम पे थोड़ा पढ़ना ज्यादा मतलब इफेक्टिव रखते हैं कि हमें कौन सी चीजें पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है किस चीज को कितना टाइम देना है। मैं भी हमेशा ऐसे ही करता था। मैं क्या है कि एग्जाम के टाइम पे दिखता था कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, उससे पहले वही लापरवाही चलती थी। इस बार क्या किया कि मेरे पास बस 45 डेज थे, तो मुझे पता था लिमिटेड टाइम है। तो जो चीज मुझे आती है उसे बार बार पढ़ने का कोई मतलब था नहीं। एक बार पढ़ लिया ठीक है, 10 दिन बाद फिर रिवाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज थी कि 45 डेज में मुझे नहीं लगता कि मैं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सारी चीजें अच्छे से कर सकता था या कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता था। तो मैंने कहा सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने स्टार्ट की बायो। मैं डेली 2-3 चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करता, और अगले दिन उनके क्वेश्चंस करता था, और अगले दिन दूसरे चैप्टर रीड करता। तो सेम चैप्टर 2 दिन तक चलता था। और वीक के एंड में जैसे 6-7 दिन हो जाते तो जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं सारे फिर मैं एनसीईआरटी से करता था। तो करीब 10 दिन के करीब मैंने जब बायो की तो मेरी 70% बायो ऑलमोस्ट हो चुकी थी। जो मेजोरिटी थी जो चैप्टर्स, जैसे कुछ चैप्टर्स हैं माइक्रोब्स वगैरह या फिर हाँ बायोटेक, इनमें इतना टाइम नहीं लगता, ये हम इजीली कर सकते हैं। मेन है कि जेनेटिक्स को टाइम देना होगा या फिर प्लांट फिजियो है उसको टाइम देना होगा, ह्यूमन फिजियो। तो ये मेजोरिटी वाले जिनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये सारी चीजें मैंने जैसे ही खत्म की तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। और उस कॉन्फिडेंस से फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट की। ऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली 4-5 दिन में। पहले का इतना याद तो रहता ही है, सबको याद रहता है, बेसिक सबको पता है। हाँ हाँ। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। और मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी उसके करीब मैंने 6-7 ही टेस्ट दिए थे, जिसमें से कि 4 या 5 टेस्ट ऐसे थे जिनमें कि मैं फिजिक्स छोड़ के आया था, क्योंकि मेरी फिजिक्स तैयार ही नहीं थी। अब उसके दो रीजन थे। एक तो हमारे जो वहाँ पे देखते थे टेस्ट सीरीज वगैरह, तो उन्हें बोला भी एक दिन आके कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स छोड़ जाते हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं फिजिक्स अटेम्प्ट करूं सर को दिखाने के लिए कि सर को अच्छा लगेगा कि नहीं फिजिक्स करके आ रहा है, या फिर जो मैंने सोचा है उसी के अकॉर्डिंग करूं कि पहले कॉन्फिडेंस तो आए। फिजिक्स में अगर मेरे 50 या 30 मार्क्स आते हैं बिना कुछ पढ़े, या फिर अच्छे से नहीं किया, तो वो तो सब खराब कर देगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लास्ट के जब 20 दिन बचेंगे अभी पढ़ता चलता हूँ फिजिक्स को। लेकिन हाँ इतना करता था, मैं हर टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था घर पे आके। तो उससे मेरे चैप्टर रिवाइज होते गए। और लास्ट के 15-20 दिन फिर मैंने जब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि बायो के क्वेश्चन ही गलत नहीं हो रहे हैं, केमिस्ट्री अच्छे से हो रही है, तो कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि फिजिक्स भी हो गई। अगर मैं स्टार्टिंग से करता फिजिक्स को तो शायद और बेटर कर सकता था, लेकिन अपना अपना सबकी स्ट्रेटेजी होती है। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेटर रहेगा कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मेन कॉन्फिडेंस का है। चीजें सबको आती हैं, मुझे भी चीजें आती हैं, बाकी जो जिसके 550 मार्क्स आ रहे हैं उसको शायद मुझे लग रहा है मेरे से कहीं भी किसी भी चीज में कम नहीं आता। वो एग्जैक्टली। मेरे लेवल का ही बच्चा है या फिर मेरे जितना ही कर सकता है, बट वो चांस वाली बात है कि 10 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, मेरे सही हो गए। क्या पता मेरे 10 गलत हो जाते तो मैं वहां पे होता आज। तो वो चीज है, तो कॉन्फिडेंस लाना था, तो कॉन्फिडेंस आ गया मुझे बायो और केमिस्ट्री से। फिजिक्स से मुझे डर लगता था, तो मैंने कहा फिजिक्स कर लेंगे ठीक है। तो मैंने एग्जाम से पहले भी ये था कि यार बस एक एक बार सारी चीजें रिवाइज हो जाएं और कॉन्फिडेंस रहे। और बाकी बस क्या है ना कि ये तो रहता ही है कि यार होगा कि नहीं होगा। जिस दिन एग्जाम था तो मैं भाई से पूछ रहा था, मैंने कहा यार मणिपाल तो मिल जाएगा ना इस साल, 550 तो आ जाएंगे ना। मैंने कहा 550 आएंगे कि नहीं आएंगे, मैंने कहा लास्ट ईयर तो आ गए थे। तो बोलता है कि तो जब ही लग रहा है ना पेपर दे के आएगा तब देखिए, तो तब जैसे पता कि चलेगा कितने आएंगे। मतलब इतने टाइम अपन प्रिपरेशन करते हैं, तो एक होता है फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि जी फैमिली। बॉस। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपके साथ वाले, जैसे तुम्हारा छोटा भाई भी था, वो तुम्हारे लिए एज ए मोटिवेशन ही था कि छोटे भाई का पहले हो गया। पर कुछ लोग इसको एज ए जी बॉस। प्रेशर भी ले लेते हैं। और एक ये होता है कि आपके जो साथ वाले फ्रेंड्स वगैरह है वो एक टाइम के बाद में सेटल हो जाते हैं, लाइफ में अर्न करना शुरू कर देते हैं, और आप जी प्रिपरेशन बॉस। कर रहे हो। तो उस टाइम पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो खुद को समझाना, एक पेरेंट्स का सपोर्ट। तो वो तुम्हारे साथ कैसा था, ये पेरेंट्स का सपोर्ट और ये सारी चीजें? बॉस पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा रहा है। मतलब जो मैंने कहा है वही उनने मान लिया है, हमेशा से ऐसा रहा है। मतलब जिस टाइम पे 8th 9th क्लास में था मैं, जब मुझे लग रहा है बहुत पहले की बात होगी, अभी याद भी नहीं कौन से साल में था, तो उस टाइम पे उनने मुझे ब्लैकबेरी दिला दिया था। जबकि डैडी फार्मर हैं, लेकिन हाँ। मैंने कहा मुझे ये फोन पसंद है तो उन्होंने ब्लैकबेरी दिला दिया। उसके बाद से मतलब साल में मुझे 3 फोन दिलाते थे, किसान होके भी। तो उनका सपोर्ट तो अल्टीमेट रहा है। भाई का सपोर्ट हमेशा रहा है। बाकी
एक दो लोग और होते हैं लाइफ में जिनका सपोर्ट रहता है, उनका बहुत जरूरी रहता है। और मेरे लिए ना, मेरे पेरेंट्स और एक दो रिलेटिव्स जिनके जिनने के रिसेंटली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, भाई का है ही। और एक दो लोग और हैं जिनका के मतलब पहले भी सपोर्ट था, अभी शायद मतलब ठीक है जो भी है, बट हाँ पहले बहुत सपोर्ट था, अगर उस टाइम पे नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। तो तो ऐसा होता है कि मन माना कि हमने 8 साल में अचीव किया है, लेकिन जहाँ बीच में 4 साल हम गिव अप भी कर सकते थे, उस टाइम पे जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका भी बहुत मैटर करता है, और एक और इक्वली चीज, मैटर करता है। एक चीज यार, तुम उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो अभी ड्रॉप कर रहे हैं, कोई भी ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब फाइनली अगर तुम समराइज करना चाहो आज की इस इंटरव्यू को या फिर कन्वर्सेशन को, तो क्या बोलना जी चाहोगे उन बस, स्टूडेंट्स को जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो स्पेशली ड्रॉपर्स हैं? वो सबसे पहले तो प्रेशर सिर्फ तभी लेना है जब आप एग्जाम दे के आए हो और आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, और उस प्रेशर को यूटिलाइज करो, फिर आपके आगे कैसे सही होंगे, और बाकी किसी चीज का प्रेशर लेना नहीं है। पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं तो उन्हें हम बता सकते हैं, वो सच्चाई के लिए कभी हमें मतलब डांटते नहीं है। सच बताएंगे कभी नहीं डांटेंगे, तो पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर रहेगा नहीं। बाकी कोई कुछ बोल रहा है सुनो ही मत। कुछ लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव्स पूछते हैं, पूछने दो ना, क्या दिक्कत है। एक बार पूछें, बता दो मुझे यही करना है, बात खत्म। कोई कुछ बोले, मतलब खुद की लाइफ है तो खुद डिसाइड करेंगे ना, थर्ड पर्सन थोड़ी डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। और पढ़ाई में फिर यह है कि एनसीईआरटी जितना ज्यादा कर सकते हैं हम उतना बेटर रहेगा, क्योंकि जो मेरे केस में हुआ कि बायो की एनसीईआरटी के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत कम किए थे। और मेरे 335 मार्क्स आए थे बायोलॉजी में फिर। हम्म। लास्ट ईयर 355 थे, अभी कम हो गए। हाँ, वो पेपर बट हाँ थोड़ा फिर भी इस साल जो पेपर था, तो वो सीन था। और बाकी फिजिक्स में यह है कि, और सबसे बड़ी चीज ये है ना बस कि अब जो पेपर आ रहा है ना, वो ऐसा आ रहा है कि सबके लिए एक जैसा है। मतलब वो जो तमिलनाडु में चल रहा है ना नीट वाला इशू जो है, हाँ हाँ। वहाँ भी गवर्नमेंट भी अफेक्ट होती है इन सब चीजों से। तो उनको क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं कि भाई नीट हटाओ, तो गवर्नमेंट के पास एक ही चीज है ये कहने की कि भाई तुम्हें नीट क्यों हटवाना है। हम तो हम्म। एनसीईआरटी से दे रहे हैं, एनसीईआरटी तो हर जगह चलती है, तो पेपर तो एनसीईआरटी से बाहर आना ही नहीं है। उसका तो लॉजिक ही है कि वहाँ की सरकार भी अफेक्ट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अफेक्ट होगी, उनको फायदा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान होगा, हमको भी नुकसान होगा, उन बच्चों को भी नुकसान होगा। तो नीट तो हटने से रहा। और नीट अगर सबका एक जैसा रहेगा तो एनसीईआरटी से ही आएगा, क्योंकि वही एक सिंगल बुक है जो कि कॉमन है हर जगह, और कॉमन बुक से पेपर आएगा। किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज कर ही नहीं सकते कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, हो भी नहीं रहा। तो हम्म। पेपर एनसीईआरटी से आना है, इजी आना है। टफ भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ेंगे तो टफ भी अगर आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें, टेंशन क्या लेनी। बस एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी के हर एक लाइन का मतलब समझ लेना है अभी से। बायो में तो स्पेशली बायो और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या है कि लिंक करके क्वेश्चन आने लगे हैं, मतलब कि एक ही चैप्टर के दो टॉपिक से उठा लिया सर्शन रीजन, तो उस चीज पे ध्यान देना है बस। फिजिक्स तो बहुत बेसिक, इस बार तो बहुत बेसिक था, अगर वैसे भी आता है तो इतना तो टेस्ट सीरीज वगैरह से कवर हो जाता है। अगर आप अपना 100% देते हो और टेंशन नहीं देते कि यार क्या होगा देखा जाएगा, क्या दिक्कत है, आपके हाथ में थोड़ी है। 95% चीजें तो भगवान के हाथ में होती हैं, 5% है जो कि आपके हाथ में। उन 5% से ऐसा कर दो कि 95% आपके अगेंस्ट ना चाहें बस। जिस सपोर्ट में रहे ना रहे, लेकिन अगेंस्ट ना चाहें। जिस दिन नीट का रिजल्ट आया था, मतलब अलॉटमेंट लेटर आया था जिस दिन, आपको तुमको कॉलेज जी अलॉट बस। किया था, फाइनल कॉलेज जिसमें तुम अभी हो, तो उस दिन कैसा फील जी हो रहा बस। था? मतलब जिस दिन अलॉटमेंट वो लेटर। मुझे तो बहुत खुशी थी कि जो मुझे कॉलेज चाहिए था वो मिल गया। बट हाँ पेरेंट्स थोड़े नाराज थे उस चीज से, क्योंकि मतलब होता है ना, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का। तो मेरा ये था कि मैं अपना 100% कहाँ पे दे पाऊंगा। तो मुझे ये था कि मुझे पढ़ाई करनी है, और जब तक मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। और एक दो अच्छे दोस्त भी थे मेरे देवरिया में, तो यूपी में है, देवरिया नाम का जगह है, तो महर्षि देवरा बाबा ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे रैंक के अकॉर्डिंग ये अच्छा कॉलेज है, और एटा से बेटर है, शहर के बीचों बीच है, और सारी चीजें अच्छी हैं, और भी पता की बहुत सारी चीजें, तो पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया, और ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में मैंने फर्स्ट चॉइस डाल दिया देवरिया। उसके बाद डाले मैंने एम्स, क्योंकि मुझे जाना देवरिया था, एम्स मिलना नहीं था बाकी किसी में, फिर मैंने कहा यार अब देवरिया जाना है, बात खत्म। हुआ ये कि ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में मुझे तो अंदाजा था, इसी वजह से मैंने फर्स्ट चॉइस डाला था, वरना मैं सीक्वेंस नॉर्मल डालता, आपकी वीडियोस वगैरह देखी थी, खुद एनालाइज किया था। तो ये था कि कट ऑफ तो नीचे जाएगी, क्योंकि स्टेट की कट ऑफ अगर ऊपर जा रही है इसका मतलब बच्चे अच्छे मार्क्स वाले स्टेट में ले रहे हैं कॉलेज। अगर हम्म। स्टेट में ले लिया तो ऑल इंडिया में नहीं आएंगे।
वही चीज आपने बोली थी, तो वो भी चीजें देखी मैंने, तो मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए और जो मुझे चाहिए वो ना मिले। मुझे तो यही चाहिए, 100% यहीं पे दे सकता हूँ मैं अपना। तो फिर हुआ ये कि मेरे रैंक से नीचे तक बीआरडी गोरखपुर, एमएलबी झांसी और ये सैफई, ये तीनों मिले। तो घर पे सबको ये कि यार जब अच्छा कॉलेज मिल सकता था तो ये क्यों ले लिया। मैंने, मुझे उम्मीद ही नहीं थी, भाई को भी उम्मीद नहीं थी, उसने खुद चॉइस फिलिंग की मेरी। तो बोलता है कौन सा अच्छा लग रहा है तुझे नए कॉलेज में से। मैंने कहा यार वहाँ पे दोस्त भी है मेरे, और बाकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, मेन स्पेशली। बॉस क्या है कि हम सोचते हैं नए कॉलेज में जाएंगे, पेशेंट लोड कैसा होगा, सीनियर्स नहीं होंगे। पहली चीज तो हमारे सीनियर्स इतने अच्छे हैं, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी कॉलेज में सीनियर्स इतने सपोर्टिव हो सकते हैं। बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, हर चीज के लिए सही एडवाइस देते हैं, पढ़ाई के लिए अच्छी चीजें बताते हैं। बाकी अगर एकेडमिक्स का देखें तो हमारे एचओडी खुद क्लास लेते हैं। एक भी क्लास का आपका ये नहीं हो सकता कि आप 10 मिनट भी आपको वेट करना पड़ रहा है या फिर कोई नहीं आया क्लास में। 7 घंटे की अगर क्लास है तो 7 घंटे क्लास होंगी आपकी, और अटेंडेंस आपको रखनी ही पड़ेगी रेगुलर, वरना आपको रोक दिया जाएगा, एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ऐसे रूल्स हैं। पेशेंट लोड की बात है तो 3,000 से ज्यादा पेशेंट पर डे आते हैं, तो डेली पेशेंट लोड इतना है। तो सारी चीजें फेवर में। प्रोफेसर हमारे बहुत अच्छे हैं। ये पीयूष सर हैं हमारे, वो हैं तो वैसे हमें पढ़ाते हैं, बट जब भी हम कुछ भी पूछने जाएं तो ऐसे समझाते हैं जैसे हम छोटे भाई हैं। तो इतना अच्छा अगर आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है तो फिर 100% तो दे सकते हो। मुझे लगता है डिसीजन बहुत सही था, और तो अभी अच्छा लगता है बस। खुशी होती है, अच्छे कॉलेज में हूँ मैं, बेटर कर पाऊंगा यहाँ पे। कॉलेज लाइफ एकदम सही चल रही है तुम्हारी अब तक? बहुत अच्छी चल रही है। सब बोलते हैं रैगिंग होती है, वो तो भाई होती होगी, ठीक है होती है, मुझे पता है जीएसटीएम में होती है, भाई ने बता रखा है सब। बट हमारे यहाँ बहुत शिष्टाचार तो सब सिखाएंगे। बहुत से बच्चे होते हैं 12th से सीधे आते हैं, उन्हें पता ही नहीं कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, हम्म। प्रोफेसर के सामने कैसे जाना है, सीनियर से कैसे बिहेव करना है। अब उन्हें तो बताना पड़ेगा ना, थोड़ा नॉर्मली बता तो सकते हैं। अब उस चीज को अगर रैगिंग का नाम दे दो तो गलत है। बाकी रैगिंग जैसा कुछ भी नहीं है, हर चीज में सपोर्ट करते हैं। बुक्स कौन सी लेनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, पीसीटी आगे हमारे तो वो उसमें कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें बता रहे हैं हमारे सीनियर। बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। और प्रोफेसर्स का तो लोग बोलते हैं ना कि कोचिंग में टीचर अच्छे होते हैं, कॉलेज में अच्छे नहीं होते और खुद ही पढ़ना पड़ता है। मैं बोलता हूँ भाई हमारे कॉलेज में आके देखो एक बार। मुझे कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैं एलन की ही क्लास में बैठ रहा हूँ, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता है। इतना अच्छा पढ़ाता है, जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो अलग ही है। तो फाइनली समराइज करते हैं यार भव्य। आज तो जी तुम्हारी बस। जिंदगी के बारे में देखने को सुनने को मिला। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत मोटिवेशन मिली होगी, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि उनके साथ सिचुएशन बहुत खराब है। हर कोई सोचता है कि मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, मेरे साथ तो सही हो ही नहीं सकता, भगवान मेरे साथ ही गलत करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं तुम्हारे जैसे, तुमने इतने फेलियर्स देखे, फिर लास्ट में जाके आज लाइफ में सब सॉर्टेड है। खुश हो तुम, मेन अपनी लाइफ जी में बस। अचीव करा है, उससे खुश हो। और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इससे भी ज्यादा वर्स कंडीशन में अचीव करते हैं। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट, सक्सेस स्टोरीज आती हैं जिनकी, कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ये अचीव करा है। तो बहुत सारी स्टोरीज देखते होंगे स्टूडेंट, तो वैसी ही तुम्हारी एक स्टोरी है जो लोगों को मोटिवेट करेगी आई थिंक। तो यार थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। और फाइनली तुम कुछ बोलना चाहो तो तुम बोल सकते हो फाइनली। जी बस, बस यही बोलना है कि जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कोटा में भी हैं और भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और वाकई में डिजर्व कर। हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो डिजर्व करता है। टेंशन लेनी ही नहीं है, नुकसान ही होता है अपना अगर ज्यादा लें तो। इतनी लो बस कि हाँ अगले टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो लो टेंशन, उसकी लो, क्वेश्चंस की लो, ये नहीं कि यार कोई क्या कह रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब अच्छा होगा। टाइम लगता है अच्छी चीजों में, एक स्कॉर्पियो को बनने में 6 घंटे लगते हैं, महिंद्रा बना देता है 6 घंटे में, रोल्स रॉयस को तो टाइम लगता है ना। बहुत 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। जब आपने डिसाइड किया है कि कैसी कार चाहिए तो उसमें तो टाइम लगेगा। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको एमबीबीएस करनी है तो उसमें टाइम लगेगा। अगर आपको पहले से जो डिसाइडेड है लोगों के लिए कि यार बीएससी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। आप एडमिशन ले लो सीधे जाके, जाके शोरूम से खरीद लो स्कॉर्पियो, क्या दिक्कत है। रोल्स रॉयस मत लो। तो रोल्स रॉयस चाहिए तो टाइम तो लगेगा, मेहनत भी लगेगी, लेकिन हाँ, एक दिन मिलेगी जरूर, ये तो है। ओके भव्य, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग यार। जी मिलते हैं जल्दी। जी, थैंक यू बॉस। जी ओके। बॉस। बाय।